अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िज़िक्स के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं फ़िज़िक्स पे एक वीडियो लाऊंगा। तो चलिए वो वीडियो मैं आज लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम होती है। फ़िज़िक्स वो सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अगर जिनके पास मैथ भी था, मैथ भी लिया था और ये भी लिया था बायो भी, तो उनके लिए तो थोड़ा सा आसानी रहता है, क्योंकि कैलकुलेशन में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जबकि मेडिकल स्टूडेंट्स को ज़्यादातर इसी में प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन में ही, है ना। तो मैंने यहाँ पे बोला है फ़िज़िक्स के बारे में क्या मतलब। एक तो ऐसे बच्चे जिनको कुछ नहीं आता है फ़िज़िक्स में, खाली थ्योरी पढ़ना आता है, मतलब थ्योरी उनको समझ में आती है लेकिन वो फिर क्वेश्चन नहीं लगा पाते। तो और वैसे भी बच्चे हैं जिनको थ्योरी तो आती है लेकिन क्वेश्चन नहीं लगा पाते, ऐसे भी होते हैं ना। और कुछ ऐसे जिनको कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसे ही मैंने वीडियो बनाई है उन सब लोगों के लिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या मसला होता है, तो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा सबसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, लिखनी भी पड़ती है, थोड़ा सा तो लिखना पड़ता है कि क्या मसला है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या होती है, बुक्स, कि बुक्स कौन सी यूज़ करें हम, क्योंकि बुक्स नहीं होगी तो क्या पढ़ोगे, सिंपल सी बात है ना। ऐसे मैंने केमिस्ट्री में भी बोला था, बुक्स के बगैर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है फिज़िक्स से, तो इसलिए ज़्यादातर वहाँ पे एनसीईआरटी पे फोकस करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, बुक्स का पहले बोला है, देखो बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स मतलब जिनको ज़्यादा कुछ फिज़िक्स में नहीं आता है, मतलब वो थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाते। फिर देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको बुक पता होनी चाहिए कि हमें कौन सी बुक मतलब कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, जिससे हमें बहुत सारी हेल्प हो जाए। तो मैं बिगिनर्स को बोलूँगा कि आप डीसी पांडे फॉलो करो, या कोई भी ऐसी बुक जिसमें थ्योरी बहुत अच्छे से दी हो, और उसके बाद थ्योरी के बाद उसको होना चाहिए कि सॉलिड एग्जांपल्स भी दी हुई हो, कुछ सॉलिड एग्जांपल्स, जिससे आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद उस पर क्या होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए उसी कंसेप्ट के बेस पर, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा कहीं पे, जैसे कि टेम्परेचर मेजर करना सीखा कहीं से, या कुछ और सीखा, या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन सीखी, तो वहाँ पे फिर उसकी सॉलिड एग्जांपल भी होनी चाहिए। और उसी के बाद सॉलिड एग्जांपल के बाद वहाँ पे एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आपको एक तो वो फॉर्मूला भी याद हो जाएगी और आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होती है फिजिक्स में एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ना कोई ऐसी बुक चाहिए जिससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से हो। आप थ्योरी भी पढ़ लो, उसके बाद उसका सॉलिड एग्जांपल देखो। सॉलिड एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपको पता चल जाता है कि फिजिक्स को कैसे सॉल्व किया था इसने सॉलिड एग्जांपल में, और फिर आप वैसे ही दिमाग में रख लेते हो और फिर आप अपनी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो अब आपको याद क्या रखना है, बुक एक जिसमें ये सारा कुछ दिया हो जो मैंने बोला। और अब एक काम क्या करना है, इसमें फॉर्मूला आपको बहुत सारी जमा हो जाएगी, तो आप थोड़े से शॉर्ट नोट्स भी बनाना। A4 साइज़ का पेपर लिया करो, एक साइड से उस पर लिखा करो जो थ्योरी वाले पोर्शंस होते हैं ना, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बन जाते हैं नीट के लिए, एक साइड से उसको वही लिखो। और हाँ, जब आप चैप्टर कंप्लीट किया करोगे ना, अगर आपको फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है ना, अगर आप डीसी पांडे से या किसी से भी चैप्टर कंप्लीट कर दो ना थ्योरी वाला, उसके बाद आप काम क्या किया करो, फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक खोला करो। उसके पीछे वो बॉक्स दिए हुए होते हैं, ग्रीन के ब्लू बॉक्सेस होते हैं वहाँ पे, कलर कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, तो वो आप पढ़ लेना। उसके बाद उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद नहीं हुए थे वो उस पर लिख लेना A4 साइज़ पेपर पे। और वो फार्मूला जो आपने पढ़ी थी ना, मतलब डीसी पांडे से या कहीं से, जो आप क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हो, तो वो आप वहाँ से लिख लेना जो जो आपको याद नहीं हो रही थी, क्योंकि फिर उससे जल्दी हो जाएगा। जब भी आप वो चैप्टर दोबारा पढ़ोगे तो आपको पहले वही वही पढ़ना है जो आपको याद नहीं रहा था, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप फार्मूला पे डायरेक्ट जा सकते हो, और आपको जब आप फार्मूला देखोगे तो सारा कंसेप्ट आपको दिमाग में आ जाएगा उसी टाइम की, ये क्वेश्चन ऐसे हो रहे थे और ये वाली फार्मूला लग रही थी, ऐसे कंसेप्ट लग रहा था इसका। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको लिखे हुए होंगे एक साइड से, ठीक है ना। तो A4 साइज़ पे आपको ना एक दो चैप्टर पहुंच जाते हैं आराम से, या एक दो नहीं तो एक चैप्टर तो आराम से पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब जितने फिजिक्स के चैप्टर है, अगर आप ऐसे ही करोगे तो फिर आप रिवाइज भी इजीली कर पाओगे फिजिक्स को। देखो अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, कुछ लोग तो ऐसे करते भी नहीं, नोट्स वोट्स नहीं बनाए, तब भी वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। लेकिन अब जो भूल जाते हो तो उसके लिए बेहतर है कि शॉर्ट नोट्स बनाए। तो अब जिनको थ्योरी आती है, जैसे कि 11th-12th में थ्योरी पढ़ी थी अच्छे से, थ्योरी आती है क्योंकि एग्ज़ाम भी दिया, तो उसके लिए तो थ्योरी आनी चाहिए ना, डेरिवेशन वेरिएशन, लेकिन क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, तो उनके साथ क्या पंगा होता है, वो क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखो ये सिंपल सी बात है, आपने क्या किया होगा, आपने ना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा उस टाइम, आप खाली थ्योरी पढ़ रहे थे आराम से। और
डेरिवेशन को याद कर रहे थे या कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर रहे थे, मतलब कंसेप्ट के थ्रू आप सीख रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे स्टेप्स करने हैं, तो आप पहुंच जाते थे आंसर पे लास्ट में फार्मूला तक। लेकिन आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए होगी। देखो आप क्या करो, अब आप फिर से टॉपिक अगर नहीं पढ़ना चाहते तो ठीक है, लेकिन जो उसका वो होता है ना सॉलिड एग्जाम्पल्स जो होती है, अब सॉलिड एग्जाम्पल्स देखो उस चैप्टर की कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, और एक बार थोरो रिविजन करो उसका, उस चैप्टर का जो जो आपको अच्छे से आते हैं। उसके बाद सॉलिड एग्जाम्पल करो, उसके बाद आप ऐसे ही करो जैसे मैंने उनको बोला था बिगिनर्स को, आप भी वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका ना कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आने लग जाएगा कि हाँ हमें फिजिक्स आती है। क्योंकि एक क्वेश्चन हो जाता है ना फिजिक्स में सॉल्व, 1 2 3 4 5 है, तो फिर इंसान खुश हो जाता है, यार मुझे फिजिक्स आने लगी है। क्योंकि ऐसा ही इंसान है यार, पता नहीं कौन कौन से हार्मोन्स निकल जाते हैं जब फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्योंकि थोड़ा सा डर रहता है ना लोगों को फिजिक्स का, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो अब जिनको थ्योरी आती है उनके लिए क्या करना है, एक तो आपको सॉलिड एग्जांपल्स करनी है, और उसके बाद आपको जाना है ऑब्जेक्टिव्स पे, और टॉपिक वाइज बुक में बोलूँगा जिस पे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे अच्छे से। तो आप ये बुक्स इनमें से कोई भी एक बुक ला लेना और फिर उसी को सॉल्व करना, या अगर कोई इनमें से कर भी रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो अगर नहीं भी कर रहा है तो अभी से स्टार्ट करो यार, हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना कम टाइम में नीट को क्रैक किया है। पॉसिबल होता है लेकिन मेहनत बहुत लगती है, ये मतलब सबको पता है, मेहनत नीट में बहुत ज़्यादा लगती है, तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही आप पढ़ोगे थोड़ा सा तो बोलोगे नीट क्लियर होगा, तो ऐसे नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रोज़ रोज़ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और टेस्ट्स भी देने पड़ेंगे। तो अभी बुक्स की बात हो रही थी, तो अगर मैं बोलूँ MCQs के लिए कौन सी बुक आप लाओ, तो एक तो नीट गाइड सबसे अच्छा आता है, NCERT बेस्ड। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में भी पूछते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होती है। या तो नीट गाइड लाओ या फिंगर टिप्स, ये भी से ईजी रहती है। या तो किसी के पास चैम्पियन है, लेकिन चैम्पियन कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं जो कि JEE के होते हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए। उनको कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा होता है क्योंकि उनको टाइम ज़्यादा दिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और नीट वाले स्टूडेंट्स को खाली 1 मिनट दिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो वो पहले सोच लेते हैं कि 1 मिनट वाले क्वेश्चन हम ढूंढे इनके लिए, मतलब बनाते हैं, फिर हमें वही वाले क्वेश्चन देते हैं। तो ज़्यादा डरना नहीं है, फिजिक्स में भी ईजी क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन आपको ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर ईजिली आप क्वेश्चन कर पाओगे। और या तो अगर कोई मॉड्यूल सॉल्व कर रहा है या मॉड्यूल्स है किसी के पास, तो लाओ मॉड्यूल्स भी जिस पे ईजी क्वेश्चन दिए हुए हो, ज़्यादा टफ क्वेश्चन ना हो। जैसे JEE के क्वेश्चन या एडवांस्ड के लगाओगे आप तो उससे टाइम वेस्ट बहुत होगा। अगर आपके पास टाइम है तो लगा सकते हो JEE के क्वेश्चन भी, लेकिन अगर टाइम कम है तो नहीं लगाना, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं आने वाला आपको, और टाइम और डिप्रेस भी हो जाओगे आप उन क्वेश्चन से, क्योंकि जब आएंगे ही नहीं है, क्योंकि वो हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं कुछ जो एडवांस्ड के होते हैं। फिर डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और किस्सा ख़त्म, फिर कुछ नहीं होता है। क्योंकि इसमें डिप्रेस होना ही नहीं है, क्या फ़ायदा। सिंपल से क्वेश्चन करो ना, फार्मूला बेस्ड होते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे इस साल आया था V² = U² + 2AS पे एक क्वेश्चन, तो आते हैं। ये तो 8th का क्वेश्चन, 8th 9th का क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी नीट में। तो अब क्या फ़ायदा था कुछ बहुत ही खतरनाक वाले क्वेश्चन करने का। अगर बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास तो करो टफ क्वेश्चन भी, यार ये लगाओ, HC वर्मा भी की थी मैंने थोड़ी सी, तो वो भी लगाओ। लेकिन जब टाइम ना हो तो आपको उतना ही पढ़ना चाहिए जो एग्ज़ाम में आता है ना, ज़्यादा बाहर नहीं जाना होता है। और ऐसी बुक्स होती है टॉपिक वाइज, जो मैंने आपको यहाँ पे नाम बोला, नीट गाइड, फिंगर टिप्स या चैम्पियन। तो जब आप टॉपिक पढ़ोगे उसके बाद आपको ना इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपकी, तो एक फार्मूला भी याद हो जाएगी और आपको क्वेश्चन आने लग जाएगा फिर अच्छे से। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, पहले गलती होगी, फिर आपने दूसरी बार क्वेश्चन लगाया तो ठीक हो गया, तो फिर ऐसे बढ़ जाते हैं। देखो यार, यहाँ पे क्वेश्चन गलत होगा ना तो होने दो यहाँ पे गलत, आप सीखो सोल्यूशन से कि कैसे करना था ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार सोल्यूशन देखना भी। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको उसके सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन नहीं देखोगे तो कैसे सीखोगे फिर आप, ये सिंपल सी बात है। तो आपको ये देखना पड़ेगा सोल्यूशन, उसको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा था। यार बहुत कुछ सीखते हैं ऐसे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो सही। आप ऐसे ही बोलोगे थ्योरी पढ़ पढ़ के हमें फिजिक्स आएगी, ऐसे नहीं आती, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसके बाद जब आपने MCQ लगाया, सारा किस्सा किया, या तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दिया करो, या चैप्टर वाइज ना दोगे तो कम से कम 5-6 चैप्टर होने चाहिए। फिर आप ऐसे मतलब जब क्या होना चाहिए, 5-6 चैप्टर मिला के कोई टेस्ट सीरीज लाओ या ज्वाइन करो किसी के, वो लोग तो लेते हैं ना टॉपिक वाइज टेस्ट या चैप्टर वाइज टेस्ट, तो वो ज्वाइन करो। जैसे कि टेस्ट सीरीज़ में बोलूँगा आकाश के ले लो, एलन के ले लो, या कोई भी टेस्ट सीरीज़ जिसमें नीट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हो, मतलब इजी। क्या होता है, अगर आकाश, एलन या कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन करोगे ना, या टेस्ट सीरीज़ उनकी ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, है ना। तो आपको डरना नहीं है,
वो क्वेश्चन क्या करना है आपको, अगर नहीं आया तो घर में जब आप की देखोगे ना आंसर की या उसका सोल्यूशन देखोगे, तो आपको वहाँ पे सीखना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया था। तो फिर आपको ना कंसेप्ट बढ़ जाएगा। फिर वो क्यों डालते हैं टफ क्वेश्चंस, क्योंकि उनको थोड़ा सा सेफर साइड रहना पड़ता है, क्या हुआ अगर थोड़े से टफ क्वेश्चंस आए, और उससे कंसेप्ट भी अच्छे से डेवलप हो जाता है जैसे वो क्वेश्चन डालते हैं टेस्ट सीरीज़ में। देखो अगर आपको इन टेस्ट में 100 मार्क्स तक आ रहे हैं ना फिजिक्स, तो आप समझे ना आपका ना अच्छा स्कोर आ जाएगा नीट में, अगर आप फिजिक्स में 100 मार्क्स कर पा रहे हो। और लड़कियां तो कम ही करती है, अगर वो 80-70 तक कर पा रही थी तो वो 100+ जाएगी नीट में फिर, क्योंकि उनको उनका काटा भी यहाँ पे कम ही हो जाता है, तो वो उतना चलेगा। अब जो टॉप रैंकर होते हैं तो उनको तो पता ही है, उनकी अच्छी सी फिजिक्स आती है, उनकी फिजिक्स ना अच्छी होती है। तो ऐसे ही टेस्ट भी लिया करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखो जिसमें 1 मिनट वाले क्वेश्चंस हो या 2 मिनट वाले, उसी उतने ही मिनट में सॉल्व होने चाहिए। और पेपर सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है, जो ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो पहले करने हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कौन क्वेश्चन कितने टाइम में हो जाता है, फिर आइडिया लग जाता है। तो फिर आपको एग्जाम में हेल्प हो जाती है कि आप पहले वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जो कि ईजी होते हैं, फॉर्मूला भी थोड़ा थोड़ा करना हो तो किस्सा ख़त्म क्वेश्चन हो गया इतने ही टाइम में। और फिर जो टफ वाले क्वेश्चन है वो फिर आप लास्ट में करते हो। और जो जो आप गलती यहाँ पे टेस्ट में करोगे ना वो आप यहीं पे सुधारो, क्योंकि ओरिजिनल एग्जाम में आपको गलती नहीं करनी है। जितने भी नेगेटिव मार्किंग होगी ना वो इधर ही कर लो। तो टेस्ट से यही होता है कि आप सीख जाते हो कि हमने क्या क्या गलत किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट ना, टेस्ट मिस नहीं करना। क्यों कम स्कोर क्यों ना आए, 50 मार्क्स 60 मार्क्स या माइनस में ही क्यों ना चले जाओ, आप टेस्ट दिया करो। टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं नीट के लिए। और हाँ, अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हो और आप डिप्रेस हो रहे हो तो यार डिप्रेशन का कोई फ़ायदा है ही नहीं। सबको पता है डिप्रेस होने से ख़राब हो जाता है इंसान, जितना आता है वो भी फिर एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे अगर डिप्रेशन ज़्यादा लिया अपने दिमाग में। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नीट में ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, और यार हो जाता है डिप्रेशन नीट में, सबको पता है। तो डिप्रेस नहीं होना है आपको। अगर यहाँ पे क्वेश्चन गलत हुआ तो यहीं पे ठीक कर लो तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। डिप्रेशन से देखो, शॉर्ट में बोलूँगा, डिप्रेशन से कोई फ़ायदा आने वाला नहीं है आपको। तो डिप्रेस मत हो जाओ, अपने काम से काम रखो, उतने ही टारगेट उतना ही रखो दिन में जितना आप कर पाओगे। अगर आप ज़्यादा रखोगे ना तो आप डिप्रेस हो जाओगे। टारगेट भी उतना ही रखा करो, ठीक है ना। तो ज़्यादा टारगेट रखने से भी डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि वो टारगेट कंप्लीट होता ही नहीं है कभी, तो फिर टेंशन हो जाती है। या हम कोई टाइम टेबल बनाते हैं फिर वो फॉलो नहीं होता है तो उससे भी डिप्रेशन होता है। यार लॉजिकल चीज़ें रखा करो अपने दिमाग में और वही किया करो जो पॉसिबल है। इम्पॉसिबल चीज़ें मत ज़्यादा उधर मत जाया करो कि हम दिन में 100 क्वेश्चन लगाएंगे फिजिक्स की और फिर केमिस्ट्री में एक भी नहीं लगाया, बायोलॉजी में कुछ भी नहीं किया। बैलेंस करना पड़ता है। कम ही क्वेश्चन लगाओ लेकिन अच्छे से लगाओ, अच्छे से समझ के लगाओ क्वेश्चन फिजिक्स के। और लास्ट डेज में क्या करना है, जब आप सारी फिजिक्स ख़त्म करोगे, क्वेश्चन करोगे, सब कुछ करोगे, तो फिर क्या करना है आपको लास्ट में। देखो एक तो सिंपली आपको रिवाइज़ करना है क्विकली थ्योरी को, जितनी भी आपने पढ़ी हो, और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को क्विकली रिवाइज़ कर देना है। अगर आप थोड़ी सी मतलब पेज भी पलटोगे ना, ऐसे देखोगे थोड़ा सा कैसे होता है ऐसे, क्योंकि आपको फिर ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है कि ये ऐसे करना था, ये क्वेश्चन ऐसे करना था, तो फिर आप फिजिक्स इजीली रिवाइज़ कर पाते हो। और उसके बाद ज़्यादा टाइम आपको कहाँ पे देना है, रिवीजन के टाइम पे जो जो क्वेश्चंस आपने किए थे ना अभी ऑब्जेक्टिव बुक में, तो अभी वो आपको नहीं आ रहे थे, है ना। कुछ क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, आपने सोल्यूशन देखा तो फिर आ गए, तो उन पे ना स्टार मार्क रख लिया करो। जब आप रिवाइज़ करोगे ना तो आपको ना फिर उन्हीं वाले क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना पड़ेगा ज़्यादा। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं उनका तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा रिवाइज़ करने का, उनको ऐसे ही देखा करो कि ऐसे क्वेश्चन पूछे थे और ये मुझे ऐसे आ रहा था, ऐसे करना। लेकिन जो वो वाले क्वेश्चन है ना जो आपको अच्छे से नहीं आते थे, उनको अच्छे से किया करो फिर रिविजन के टाइम पे। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट में आए थे वो आपको बहुत ही ज़रूरी करने हैं। कम से कम जो 10-15 साल के क्वेश्चन थे ना प्रीवियस ईयर में नीट के, वो रिपीट हो जाते हैं, आराम से रिपीट होते हैं ऐसे कंसेप्ट, तो वो आपको फिर से करने पड़ेंगे। एक तो आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स में भी वो मिलेंगे और फिर लास्ट टाइम पे भी उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना। क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस उस टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ईजी क्वेश्चन होते हैं नीट में आए हुए, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं। तो फिर जब आप ये क्वेश्चन लगाओगे तो आपको अच्छे से आएंगे अगर आपने ये बुक्स की हुई होगी, क्योंकि इनमें अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं। तो ये फिर नीट वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। फिर आपका कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम के टाइम पे ही बहुत अच्छा रहेगा, और कॉन्फिडेंस जब अच्छा रहता है ना तो फिर सब कुछ अच्छा जाता है नीट में। और क्या लिखा है मैंने, यही कि जो अच्छे से नहीं आते थे उनको ये लास्ट में किया करो। तो बस इतना सा था फिज़िक्स। देखो यार ज़्यादा फेयर नहीं रखना है फिज़िक्स का, होता है फेयर सबको, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट होता है इसमें ज़्यादा, तो हो जाता है। लेकिन आपको डिप्रेस नहीं होना है, डिप्रेशन से प्रॉब्लम हो जाती है।
कोई फ़ायदा नहीं होता है डिप्रेशन का यार, कैसे समझाऊँ मैं आपको। तो अब मैंने क्या क्या चीज़ें बोली आपको, ये आपको याद होगा, क्योंकि मैंने वीडियो में बोला तो यार मुझे वीडियो ना कट करना पड़ता है, क्योंकि 3 मिनट के बाद खुद ही बंद हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा कट जाता है कभी कभी। तो ऐसे ऐसे अगर आप कर पाओगे ना अच्छे से, तो आप इजीली सारा स्कोर कर पाओगे फिज़िक्स में। सारा नहीं तो 2-3 क्वेश्चन आपके रह जाएंगे, 42 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, लेकिन इसमें मेहनत लगेगी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत। ये क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब दिमाग अच्छा होना चाहिए फिज़िक्स के लिए, ये रटने वाली चीज़ मत हो जाए, क्योंकि इसमें तो कंसेप्ट पता होने चाहिए। आप ये नहीं रट सकते, कितना रटोगे फिज़िक्स में, तो इसलिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है, फिर उसी से आपको फ़ायदा बहुत आएगा। तो बस और क्या बोलूँ मैं, इस फिज़िक्स में तो बस इतना ही होता है। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्ज़ाम। अच्छे से पढ़ा करो, मतलब एक ही बुक पे ज़्यादा मत रहो, सारी बुक्स पढ़ा करो। अगर आप दिन में 2 बुक्स पढ़ लेते हो तो ठीक है, कोई 3 भी पढ़ सकता है तो पढ़ लो। तो मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग बोल रहे थे कि कोचिंग का मसला है, हम कोचिंग जाते हैं फिर कैसे मैनेज करें, तो मैं बोलूँगा वो भी। अभी टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, हमें भी खुद तो पढ़ना भी पड़ता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और जो जो आपको नेक्स्ट चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वो छुप करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी नए बंदे आए। जो बाकी चैनल पे है वो कैसे सब्सक्राइब कर पाएंगे, वो तो अनसब्सक्राइब करेंगे फिर ऐसे। तो अगर बटन टच हो गया, आप टच नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब वाले बंदे टच करेंगे जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।